प्यारे बच्चों, क्लास 12th इतिहास विषय का फाइनल एग्जाम होना बाकी है और इसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट रेल के तहत जो झारखंड के प्रत्येक विद्यालय में वीकली टेस्ट लिया जाता था, तो 2023 में जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे सभी को मैंने बता दिया है। 2023 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है, साथ ही 2024 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बता दिया। इस वीडियो में हम लोग 2024 के सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। एक बात आपको कहना चाहता हूँ, मैंने गौर किया है कि हिंदी, इंग्लिश, ये सभी विषय में जो आपका क्वेश्चन डिट्टो है सो क्वेश्चन बैंक से लड़ा है। क्वेश्चन बैंक जो ऑफिशियल जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया था पिछले वर्ष, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन डिट्टो आ रहे हैं। तो आप लोग एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। उसको हम लोग कैसे देखेंगे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप साइट विजिट करके देख सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया था, जिसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो पहला क्वेश्चन है, 10 ऑब्जेक्टिव रहता था, 11 से शुरू है आपका सब्जेक्टिव। मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है मुर्दों का टीला। अभिलेख किसे कहते हैं? तो पत्थर, धातु, बर्तन आदि पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? तो वे कृषि कार्य करते थे, व्यापार करते थे, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते थे, विदेशी व्यापार, साथ ही मापतौल इत्यादि। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद कैसे बन गया? तो उपजाऊ जमीन, बड़ी नदियों का बहाव, लोहा और हाथियों की उपलब्धता, महत्वाकांक्षी शासक इत्यादि। हड़प्पा सभ्यता पतन चर्चा करें तो जलवायु परिवर्तन कारण बना, बाढ़, भूकंप, महामारी, आर्यों का आक्रमण, नदियों का मार्ग बदलना इत्यादि हड़प्पा का पतन का कारण बना। ये पॉइंट में लिखा हुआ है बच्चों, इसको आप लोग को डिटेल करना होगा। 16 है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों को लिखे तो नंद वंश की समाप्ति, भारत का एकीकरण, विशाल साम्राज्य की स्थापना, सेल्यूकस निकेटर को हराना, मजबूत प्रशासनिक और सैनिक तंत्र की स्थापना इत्यादि। किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर था? तो ब्राजील। ब्राजील पेड़ के नाम पर था। अमेरिका की खोज कब और किसने की? तो 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। पुनः जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार का नाम लिखे तो दोनातेलो, माइकल एंजेलो, फिलिपो ब्रूनलेसी। रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन करें तो दास पूंजी निवेश के रूप में थे, कृषि कार्य में लगाया जाता था, फैक्ट्रियों में कार्य करते थे, दास पर जनन करते थे, उच्च वर्ग का क्रूरता पूर्वक व्यवहार होता था और ऋण संविदा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करें तो कालगणना, गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा, विद्यालय जैसी संस्थाएं, शहरी जीवन, विवाह एवं उत्तराधिकार के नियम, उन्नत बाजार मोहरे, कुशल परिवहन व्यवस्था, सुव्यवस्थित प्रशासन और मंदिरों का निर्माण। मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इटली के शहरों में क्यों हुआ? तो 1453 की कुस्तुमनिया की घटना। दूसरा है, रोम और यूनानी विद्वानों द्वारा क्लासिक ग्रंथ लिखना, तुर्की से कलाकार एवं विद्वानों का इटली में बसना, नए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, शिक्षा के प्रसार द्वारा मानवतावादी ग्रंथों को पढ़ना, समृद्ध एवं शक्तिशाली नगरों का उद्भव, विद्वानों का संरक्षण, तर्क एवं विज्ञान में आस्था। स्तूप का क्या अर्थ है? तो स्तूप शाब्दिक अर्थ है टीला, बौद्ध धर्म से संबंधित एक अर्धगोलाकार संरचना है। उदाहरण है इसका सांची का स्तूप इत्यादि। भक्ति आंदोलन में निर्गुण परंपरा क्या थी? तो भक्ति आंदोलन की वह परंपरा जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप में आस्था रखी जाती थी उसे निर्गुण परंपरा कहा जाता है। कुछ प्रमुख निर्गुणवादी संत के उदाहरण है कबीर, नानक आदि। मनसबदारी प्रथा क्या थी? तो मनसबदारी प्रथा जो है वो बादशाह अकबर द्वारा वर्ष 1575 में प्रारंभ की गई थी। मनसबदार जो है वो सामान्यतः मुगल काल के सैन्य और सिविल अधिकारी थे। मनसब का समान अर्थ है अधिकारियों को दिए गए पद और वेतन से है। इसमें निम्नलिखित दो तत्व सम्मिलित हैं। पहला है जात अर्थात पद अथवा रैंक और वेतन, और दूसरा है सवार अर्थात घुड़सवार सैनिकों की संख्या। जहांगीर ने इस प्रणाली में 2 अश्व और 3 अश्व जैसे तत्व को जोड़ा है। मनसबदार से लेकर 7,000 मनसब, 10 मनसब से लेकर 7,000 मनसब या इससे भी अधिक मनसब लोगों को प्रदान किए जाते थे। मनसबदारों को तबादला भी किया जाता था इत्यादि।
कैबिनेट मिशन क्या था? तो कैबिनेट मिशन जो है वर्ष 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया। 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल था। उद्देश्य था भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए उपाय और संभावनाएं और संविधान सभा का गठन करना, मुस्लिम लीग की असहमति इत्यादि। गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को लिखे। तो गौतम बुद्ध की जीवनी है कि जन्म 1563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी अर्थात कपिलवस्तु, पिता राजा सुयोधन, माता महामाया, लालन पालन प्रजापति गौतमी मतलब मौसी, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। 4 दृश्य का अवलोकन किए, वृद्ध, बीमार, मरा व्यक्ति और सन्यासी, जिसको देखकर इन्होंने गृह त्याग कर दिया। सारनाथ में मृत्यु, महापरिनिर्वाण, 29वें वर्ष गुरु अलार कलाम, उदम रामपुत्र, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम उद्देश्य कुशीनगर, 483 ईस्वी पूर्व, बौद्ध धर्म के संस्थापक इत्यादि। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध के उपाय। अष्टांगिक मार्ग में है सभ्यक दृष्टि, सभ्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सभ्यक कर्म, सभ्यक आजीविका, सभ्यक व्यायाम, सभ्यक स्मृति और सभ्यक समाधि। 10 शील है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य इत्यादि। त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ है। अनिश्वरवादी में अनात्मवादी, क्षणिकवादी, कर्मवादी, निर्वाणवादी, मध्यम मार्गी, पाखंड रहित, समुत्पादी, अंतिम उपदेश अप्पा धीपो भवा अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो इत्यादि। संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका की चर्चा करें। तो संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका है। पहला, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, 7 सदस्यीय प्रारूप समिति में सबसे अधिक मेहनत, संविधान विशेषज्ञ, कई समितियों और उप समितियों के सदस्य, संविधान सभा में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा, विभिन्न अनुच्छेदों को वैज्ञानिक और तार्किक रूप से सूचीबद्ध करना, सबसे अधिक पढ़े लिखे संविधान सभा के सदस्य, कुशल अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री के रूप में उनकी भूमिका, प्रथम कानून मंत्री, संविधान सभा में लगातार परिश्रम करना, संविधान सभा के अंतिम बैठक में संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की संविधान निर्माण को भूमिका की प्रशंसा इत्यादि। अगला है मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर में 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों के नाम बताए। तो 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों के नाम है मेरठ, दिल्ली, बनारस, अवध, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर आदि। झूम खेती से आप क्या समझते हैं? तो पहाड़ियाँ लोग झूम खेती करते थे। भारत की कई जनजातियों में झूम खेती का प्रचलन है। इसके तहत आसपास की जमीन को जलाकर भूमि को साफ कर लेते थे और खाद के लिए राख का प्रयोग करते थे। साफ की गई जमीन पर केवल कुछ समय तक ही खेती करते थे, फिर कुछ वर्षों के लिए उस जमीन को परती छोड़कर नए स्थान पर चले जाते थे। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों की पुरानी बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल नामक नई बंदूकें देने का निश्चय किया। इन राइफलों का प्रयोग करने के लिए कारतूसों को राइफल में भरने से पूर्व मुंह से खोलना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल के बैरकपुर छावनी में यह समाचार फैल गए कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। इस प्रकार चर्बी वाले कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। संथाल विद्रोह का कारण और परिणाम लिखे। तो संथाल विद्रोह आदिवासी विद्रोह में सबसे शक्तिशाली व महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका प्रारंभ 30 जून 1855 ईस्वी में हुआ तथा 1856 के अंत में दमन कर दिया गया। इसे हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से भागलपुर से लेकर राजमहल क्षेत्र के बीच केंद्रित था। इस क्षेत्र को दामिन एक कोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह का कारण है, संथाल शांति प्रिय तथा विनम्र लोग थे जो आरंभ में मानभूमि, बड़ा भूमि, हजारीबाग, मिदानापुर, बाकुंडा तथा बीरभूम प्रदेश में रहते थे और वहां की भूमि पर खेती करते थे। अस्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू हो जाने के कारण संथालों की भूमि छीनकर जमींदारों को दे दी गई। जमींदारों की अत्यधिक उपज मांग के कारण इन लोगों को अपनी पैतृक भूमि छोड़कर राजमहल की पहाड़ियों के आसपास बसना पड़ा। संथालों ने जंगलों को काटकर भूमि कृषि योग्य बनाई। सरकार ने जमींदारों का समर्थन किया और संथालों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया। अतः
अधिकारियों, जमींदारों और साहूकारों के विरोध में सिद्धू और कानू नामक दो भाइयों के नेतृत्व में 30 जून 1855 ईस्वी में भोगनाडीह नामक स्थान पर 6000 से अधिक आदिवासी संगठित हुए और विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसके परिणाम हुए कि भागलपुर व वीरभूम के कुछ क्षेत्रों को काटकर संथाल परगना के नाम से जिला बनाया गया। संथाल परगना काश्तकारी एक्ट 1856 बनाया गया। पूरे क्षेत्र को नॉन रेगुलेशन क्षेत्र घोषित किया गया। ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई। ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस अधिकार प्रदान किए गए। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों की विवेचना करिए। तो 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसके कारण है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण डलहौजी की गोद निषेध तथा राज हड़प नीति थी। उसने इस नीति के तहत संतारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर, संबलपुर, जौनपुर और बखात आदि अनेक राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया, जिससे देशीय राजाओं में आक्रोश व्याप्त था। दूसरा है सामाजिक कारण। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाज सुधार के नाम पर भारतीय समाज की अनेक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल हत्या, नर बलि जैसी प्रथाओं को बंद करने का प्रयास किया तथा विधवा विवाह का समर्थन कर विधवा पूर्ण विवाह कानून लागू किया। भारतीयों ने अपनी सभ्यता के नष्ट हो जाने के डर से इसका विरोध किया। धार्मिक कारण। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति दी। 1850 में एक अधिनियम पारित किया कि जिसके अनुसार यह कानून बना दिया कि धन परिवर्तन करने वालों को उनके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। स्कूलों में बाइबिल पढ़ना अनिवार्य कर दिया। इससे समस्त भारतीयों में असंतोष व्याप्त था। आर्थिक कारण। तो ब्रिटिश शासन के कारण गांव की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई थी और कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, जिससे किसानों पर बोझ पड़ा। 1800 ईस्वी में मुक्त व्यापार साम्राज्यवाद को अपनाया गया और धन का निष्कासन हुआ, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। सैनिक कारण। तो भारतीय सैनिकों को भी सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं थी जो अंग्रेजी सैनिकों को प्राप्ति, जैसे अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा बहुत कम वेतन, अपमानजनक बर्ताव, शारीरिक हिंसा आदि। तत्कालीन कारण में है कि चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था, क्योंकि इसे प्रयोग के समय मुंह से छीलना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में असंतोष व्याप्त था। अगला है 1857 ईस्वी क्रांति में मुख्य भूमिका निभाने वाली दो महिला क्रांतिकारियों के नाम लिखे। तो रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, महारानी बैजाबाई सिंधिया, वीरांगना ताई बाई आदि। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 1857 ईस्वी क्रांति के लिए डलहौजी कहां तक उत्तरदायी था? तो हड़प नीति सिद्धांत का प्रतिपादक, साम्राज्यवाद की नीति का समर्थक, अंतिम मुगल बादशाह के वंशजों को लाल किला खाली करने का हुक्म, तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियों का समापन, नाना साहेब की पेंशन बंद कर देना, सिंधियों को मनमाने तरीके से लागू कराना आदि। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को आरंभ, 241 मील एवं 24 दिनों की यात्रा, उद्देश्य नमक के उत्पादन और बिक्री पर राज्य के एकाधिकार को तोड़ना। 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर कानून को तोड़ना। 1857 ईस्वी की क्रांति के परिणाम एवं महत्व का वर्णन करें। तो राजनीतिक कारण, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, डलहौजी की हड़प नीति, कुप्रशासन के आरोप में अवध को हड़पना। राजनीतिक था। सामाजिक कारण और धार्मिक कारण में है पश्चिमी सभ्यता का तेजी से फैलाव, हिंदू वंशानुक्रम कानून में बदलाव, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, सती प्रथा, कन्या हत्या की समाप्ति, विधवा पूर्ण विवाह को वैध ठहराया आदि। आर्थिक कारण में भारी भरकम लगान की वसूली, भारतीय हस्तकला उद्योगों का ह्रास। सैनिक कारण में है सरकार और सैनिकों के बीच असमान वेतन भुगतान के मामलों में टकराव। 1854 के डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा की समाप्ति आदि। तत्कालीन कारण में है चर्बी लगे कारतूस। 16 है महात्मा गांधी जी सर्वसाधारण के पक्षधर थे, इस कथन की पुष्टि करें। तो 1916 से 1918 तक 3 आंदोलन का नेतृत्व करना, जिसमें 2 आंदोलन किसानों के लिए और 1 मिल मजदूरों के लिए था, जिससे सर्वसाधारण का हित सर्वोपरि था। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के 3 महत्वपूर्ण आंदोलनों को जनसाधारण से जोड़ा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, समारोह में अपने भाषण में किसानों के कष्ट और उसके योगदानों की चर्चा, समारोह में कुलीन वर्ग के श्रुति गान से परहेज।
अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 बम्बई से। संविधान निर्माती सभा के अस्थायी एवं अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष और राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी आंदोलन की क्या विशेषता थी? तो कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की असफलता से असंतोष, उग्रवादी विचारधारा से प्रेरित वैकल्पिक राजनीतिक प्रवृत्ति, 2 चरणों में संपन्न स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक आयाम, आंदोलन असफल लेकिन युवा वर्ग को संघर्ष करने हेतु प्रेरित करना। भारत के संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श क्या है? तो संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लोक कल्याणकारी राज्य। महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीय नेता के रूप में उदय को स्पष्ट करें। तो चंपारण सत्याग्रह से सक्रिय राजनीति में प्रवेश, संगठनात्मक शक्ति था उनमें, नई राजनीतिक विचारधारा थी, आंदोलन के नए तरीके, दक्षिण अफ्रीका का अनुभव, प्रारंभिक आंदोलनों का सफल नेतृत्व, आम जनता से जुड़ाव और रचनात्मक कार्य। भारतीय संविधान के निर्माण में किन्हीं 4 महत्वपूर्ण मुद्दों को समझाएं। तो नागरिकों के अधिकारों का प्रश्न, केंद्र राज्य संबंध का प्रश्न, राष्ट्रभाषा का प्रश्न, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, धर्मनिरपेक्षता और देशी रियासतों का प्रश्न। अल बरूनी ने किस पुस्तक को अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृति माना और इसमें उन्होंने किस विषय पर विस्तार से लिखा? तो अल बरूनी ने किताब उल हिंद को अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृति माना, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज, धर्म, दर्शन और विज्ञान पर विस्तार से लिखा। सूफीवाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो सूफीवाद की मुख्य विशेषता है ईश्वर से प्रेम, एकेश्वरवाद, गुरु शिष्य परंपरा, आंतरिक शांति की खोज और धार्मिक सहविषुणता। सती प्रथा के बारे में बर्नियर ने क्या जानकारी दी? तो बर्नियर ने सती प्रथा को एक क्रूर और अमानवीय प्रथा के रूप में वर्णित किया है, जिसमें विधवा महिलाएं अपने पति की चिता पर जीवित जल जाती थी। उन्होंने इस प्रथा की आलोचना की और इसे भारतीय समाज की एक नकारात्मक परंपरा बताया। बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेश का वर्णन कीजिए। इन उपदेशों का किस तरह प्रचार हुआ? तो बाबा गुरु नानक के मुख्य उद्देश्य से एकेश्वरवाद, जाति पाति का विरोध, धार्मिक सहिष्णुता और मानवता की सेवा। उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचारण यात्रियों, उदासियों के माध्यम से किया, जहां उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को अपने विचार सुनाए। उनके शिष्यों ने भी इन उपदेशों को आगे बढ़ाया। जाति व्यवस्था के संबंध में अल बरूनी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। तो अल बरूनी ने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण संरचना के रूप में देखा, जिसमें उन्होंने विभिन्न जातियों के विभाजन, उनके कर्तव्यों और सामाजिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने इस व्यवस्था को भारतीय समाज की विशेषता के रूप में देखा, जो उनके दृष्टिकोण से धार्मिक और सामाजिक असमानता को जन्म देती थी। अल बरूनी ने इसे एक कठोर और स्थिर सामाजिक व्यवस्था के रूप में वर्णित किया, जिसमें जन्म के आधार पर लोगों की स्थिति निर्धारित होती थी। अगला है सूफी धर्म के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। तो सूफी धर्म के मुख्य धार्मिक विश्वासों में एकेश्वरवाद, ईश्वर के साथ व्यक्तिगत अनुभव और प्रेम तथा गुरु शिष्य परंपरा का महत्व शामिल है। सूफी संत ध्यान, संगीत और नृत्य के माध्यम से ईश्वर के निकट जाने का प्रयास करते हैं। सूफीवाद में खानखाओं का भी विशेष महत्व था, जहाँ संत और उसके अनुयायी आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते थे। धार्मिक आचरण में सद्भाव, विनम्रता और दान प्रमुख था। वैदिक काल कब से कब माना जाता है? तो 1500 से 600 बीसी। बहिर्विवाह किसे कहा जाता है? तो बहिर्विवाह में गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। कुल तथा जाति का क्या अर्थ है? तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? तो स्तूप महात्मा बुद्ध अथवा किसी अन्य पवित्र भिक्षु के अवशेषों जैसे दांत, राख आदि अथवा किसी पवित्र ग्रंथ पर बनाए जाते थे। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। तो अहिंसा पर जोर दिया गया, जातिवाद के विरुद्ध था, कोई भी व्यक्ति इस धर्म को अपना सकता था। उन्होंने भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार किया, आत्मा में विश्वास करते थे, कर्म व कार्य में विश्वास करते थे। महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म के विकास का लेखा जोखा। यह एक बहुआयामी ग्रंथ है। समाज के सभी अंग जैसे राजनीतिक, धर्म, दर्शन तथा आदर्श की झलक मिलती है। इसमें युद्ध व शांति सद्गुण की व्याख्या की गई है। भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो बच्चों, ये थे आपके 2024 में प्रोजेक्ट रेल के तहत वीकली टेस्ट में पूछे गए 2024 का सारा प्रश्न एक ही वीडियो में मैंने बता दिया है।
आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग क्वेश्चन बैंक जाकर जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन बैंक देखने के लिए आपको गूगल में जाकर या क्रोम में जाकर आपको DRGP82 लिख कर सर्च करना है। यहाँ फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा दीपक कुमार लिखा हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं दीपक कुमार लिखा हुआ आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा। इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, आपको यहाँ पर जाना है क्लास 11th एंड 12th में। शुरू में ही ऊपर में ही मिलेगा आपको क्लास 11th और 12th में जाना है, इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऐड आएगा जिसको आपको कटम कुटुम का निशान है, इसको कटम कुटुम कर देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लास 11th का मिलेगा, इसको छोड़ना है। क्लास 12th में आना है और आपको हिस्ट्री में जाना है। देखिए यहाँ पर आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, यहाँ पर लेटर कर दीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं हिस्ट्री आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये वाला लाइन देख रहे हैं। बस इसमें आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं JCERT और जैक द्वारा प्रश्न बैंक और सह उत्तर पुस्तिका निकाला हुआ है। चैप्टर बाय चैप्टर सारा चीज दिया हुआ है। बस इसमें आपका वो क्वेश्चन देख लेना है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में डिट्टो इसी से सारा क्वेश्चन आया है। तो एक बार क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन डिट्टो आ रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।